क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है, नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया? इस तरह की कोई स्टेटमेंट होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों एक्चुअली गुजरात में गुजरात वाइब्रेंट समिट होने वाला है। रिसेंटली इंडिया पे कश्मीर पे G20 समिट होने के बाद अभी फ़िलहाल गुजरात पे होने जा रहा है, जिसका डेट आ चुका है। जनवरी का 10 तारीख से लेके जनवरी का 12 तारीख तक चलने वाला है, जो कि 2 दिन का इवेंट रहने वाला है, जहाँ पे 28 कंट्री मिलके पार्टिसिपेट करने वाला है। ये जो समिट होने वाला है ये 10 नंबर होने वाला है, क्योंकि उससे पहले 2003 से लेके मोदी साहब जब से गुजरात के मिनिस्टर थे तब से लेके आज तक वही समिट जो है चलाते आ रहे हैं, जिसके सिलसिले में बहुत सारे ट्रेड है, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का जो भी सीन होता है गुजरात का, उसमें गुजरात का डेवलपमेंट के लिए बात होता रहता है। तो हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, जहाँ पे शोएब चौधरी जाके पूछ रहे हैं। पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है, खास करके सब जानते भी होंगे इनको, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू का वीडियो उनका वायरल हो चुका है और इनका बात भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो उन दोनों का जो वार्तालाप है कि जो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर का कंट्री आके, लेकिन पाकिस्तान पे कोई कंट्री मुंह फेर के देखता भी नहीं है। ये समिट होना तो दूर की बात है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, दोनों का वार्तालाप सुनते हैं। बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। आज मैं ये चाहूँगा कि डायरेक्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए कि हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। UAE क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? देखिए, आपने बड़ी अच्छी शोएब बात की। इसका जवाब मैं देने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अभी बात की है, यूनिटी और नहीं हमें देती यूनिटी नहीं है। देखें, सल्तनत उस्मानिया 1923 वो आखिरी साल था जब सल्तनत उस्मानिया जो थी वो ख़त्म हो गई, और उससे पहले बरसग़ीर के जो मुसलमान, इवन के गांधी वगैरह भी इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे और बहुत हद तक एग्रेसिव थे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई, गांधी साहब भी जेल गए और बहुत सारे लोग भी, मौलाना जो जौहर बरादरान थे वो भी गए और बेशुमार लोग गए। मुसलमानों की ताकत को तो उन्होंने 1923 में तोड़ के पूरे मुस्लिम उम्मा को उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। आप देख लें, पूरी ये जो अपना अरब स्टेट्स हैं टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो पहली बात का जवाब ये है कि मुस्लिम उम्मा को तो उन्होंने, उनका जो इत्तेहाद था, जो अलामत थी सल्तनत, वो तो ख़त्म हो गए। उसके बाद इन तमाम स्टेट्स में किनका कब्ज़ा हो गया, किनके ज़ेरे अंडर आ गई, वो पता है, अमेरिका और दीगर ये सुपर पावर हो उसके अंदर। अच्छा, सुपर पावर क्या करती है? बेहतरीन तरीका है डिवाइड एंड रूल। जब आप किसी की ताकत को तोड़ना चाहते हो तो क्या करते हो? इवन 2 भाइयों में लड़ा दो, बरादरी में लड़ाई डाल दो, तो वो सारे बिखर जाएंगे। और वो जो उनकी यूनिटी होती है, एक होती है। अब हमारा यूनिट तो था ना, मुसलमानों का यूनिट एक था, वो तो टूट गया 1923 में, ख़त्म हो गया सेवरे मुआहदे के बाद।
अब आ जाए आप इंडिविजुअल करेक्टर के ऊपर, इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर। इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर आ जाएं, उनके करेक्टर्स पे आ जाएं। आप और मैं अगर भाई हैं आपस में, तो ब्लड का जो रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलेशन। ब्लड एक ऐसा रिलेशन है कि भाई भाई के लिए जान दे देता है, जान देने के लिए मतलब अपने ब्लड के लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और इसकी हज़ारों मिसालें पूरी दुनिया में मिलती हैं जहाँ भी इंसान रहते हैं। भाई भाई के साथ अगर अच्छा रहे और भाई भाई को धोखा देना शुरू कर दे, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा चीट करेगा, 2 दफ़ा चीट करेगा, तीसरी दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा करेगा, तो 5वीं दफ़ा उस भाई ने कहना थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आप मेरा ब्लड तो हो लेकिन आप ही मुझे मतलब डॉज दे रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो। तो वो उससे रिलेशन तोड़ के किसी गैर से कर लेगा और गैर के बारे में ये कहेगा यार ये गैर अच्छा है, अपनों से गैर अच्छा है, कम से कम ये धोखा तो नहीं देता, ये चीट तो नहीं करता, ये फ्रॉड तो नहीं करता, उल्टा बिजनेस देता है। अब सवाल ये है कि अगर दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन इज क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ़ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इडहाकिज्म के बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेंगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की, अब इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं और इंडिया की, मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट? चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज़ कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाएँ तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफ़ा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज़ द रीज़न कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिज़नेस करना है और बिज़नेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है और फैसिलिटीज़ भी देता है। यहाँ फैसिलिटीज़ कभी आपने देखी है कि एक अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आ जाता है तो उसको 3600 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है और 3600 के 36 उससे रिश्वत तलब करते हैं। अच्छा सर, लास्ट में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा आज का ये सेशन रहा, आज की ये गपशप रही। मुझे लास्ट में ये बता दें, आज 2024 में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या एजेंडा पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को लेके, कैसे हमने आगे जाना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या देख रहे हैं 1 साल 2 साल में फ़र्क क्या? देखो यार शुएब, इंडिया की पॉलिसी तो जैसे अभी आप बता रहे हो, कई हमने प्रोग्राम्स किए हैं, वो पॉलिसीज़ तो कंसिस्टेंटली चल रही हैं और उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है। रह गया हमारी पॉलिसी का ताल्लुक, तो मुझे बताओ इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है कि उठाए जाओ, गुम किए जाओ, उठाओ जाओ, गुम किए जाओ, मारे जाओ, इस वक्त तो ये पॉलिसी है, सारी तवज्जो तो इस वक्त ये है इनकी। इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई नहीं, उधर इनका क्या ताल्लुक वास्ता यार, उनका क्या ताल्लुक वास्ता? अगर इन्होंने पैसा इकट्ठा करना है तो वो आवाम पे बिल लगा के इकट्ठा कर लेते हैं, अरबों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी एडहॉकिज्म की पॉलिसीज़ की वजह से ये काम चल जाता है। ज़्यादा देर चलेगा? ज़्यादा देर देखें, कुदरत का एक निज़ाम है सुहेब, कुदरत का, अल्लाह का एक नेचर का एक सिस्टम है, एक चीज़ चलती है, उसने वाइंड अप नहीं होना। या फिर ये कह लें कि जो करते हैं उसे वो हमें देखना भी पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा, कर्मा जिसे कहा जाए। देखो कारमा ने एक्ट करना ही करना है, ये लॉ ऑफ नेचर है। चीज़ें जो एक्शन हो जाता है, ये मैंने किया ना तो इसकी आवाज़ रिएक्शन के तौर पे वॉइस आई,
आज जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो मूवमेंट्स चल रही हैं, बच्चा जो बात कर रहा है वो इंडिया की बात तो नहीं कर रहा ना यार, वो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अपने अदारों की बात कर रहे हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट की। हम तो कहते हैं कि यार अल्लाह ताला इनको हदायत दे, कुछ ऐसा करो जिससे पाकिस्तान में अमन सुकून चैन आए। हम ये कहते हैं, हमारा ये दुख है। और इंशाल्लाह वन डे आप देखेंगे अल्लाह ताला हमें भी ज़िंदगी दे, बेहतरी की उम्मीद हमें। बेहतरी की उम्मीद, और एक वक्त आएगा ये तब्दीली आ जानी है इंशाल्लाह पाकिस्तान में। सो फाइनल हो चुका है, वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए भाई साहब का इससे पहले भी 2-4 ऐसा इंटरव्यू का वीडियो आ चुका है जहाँ पे उनका बात जो है दिल को छू जाने वाला सीन होता है, क्योंकि बहुत सारे वकील है पाकिस्तान का जिनका बात सुन के लगता है कि भाई ये 10 साल का बच्चा है, लेकिन हाँ इनको देख के लगता है कि चलो एडवोकेट जो है जिसके अंदर जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए, जितना दिमाग होना चाहिए, जितना समझदारी होना चाहिए, इन भाई साहब के अंदर है। और बात सुन के भी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने साफ जाहिर किया कि भाई किसी भी कंट्री पे कोई जाके क्यों इन्वेस्ट करेगा जब तक का उन कंट्री स्टेबल नहीं है, ना उनका पब्लिक सच्चा ईमानदारी से काम करता है, ना उनका पॉलिटिशियन अच्छा है। क्योंकि भाई सबको पता है पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो 5 साल तक नहीं चल सकता, क्योंकि चलता भी नहीं है आज तक। जितना भी पाकिस्तान का सरकार बने हैं तो 3-4 साल में रूल्स चेंज होता रहता है। कुछ भी कंट्री आके किसी भी देश से कि हम लोग इन्वेस्ट करके बना लिए कुछ भी, उसके बाद उसका जब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगा तो उसका रूल्स और रेगुलेशन चेंज होगा, ऊपर से उनका टैक्सेस भी बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसा फंडा है जिसके कारण पाकिस्तान पे कोई जाके इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो इंडिया पे ऐसा मसला नहीं है, चाहे सरकार चेंज हो या कुछ भी हो जाए, उसका रूल जो होता है वो एग्रीमेंट के हिसाब से रहता है कि भाई जैसा है आज ऐसा 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, उनका रूल्स जो है वो सिमिलर ही रहता है। बाकी भाई साहब ने अभी क्या बोले कि जो समिट हो रहा है, तो समिट देखिए जब रिसेंटली इंडिया का G20 समिट हुआ था कश्मीर पे, उधर बहुत सारे फ़ायदा इंडिया को मिला है। अभी रिसेंटली जो गुजरात पे होने वाला है, खास करके मेरे को जितना पता है कि जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर सिस्टम है, उसके ऊपर बातचीत होता रहेगा, उसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम बनने जा रहा है। और ऐसा बहुत सारे अलग अलग मुद्दा भी रहेगा जिधर गुजरात का डेवलपमेंट के लिए बात भी होगा गुजरात वाइब्रेंट समिट में। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है इन भाई साहब का, खास करके उनका बातों पे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।